सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का वायरल पेपर। ठीक है, ये पेपर 101% बिल्कुल वायरल पेपर है। और साथ ही साथ बात करेंगे, ये पेपर जो है ना बिल्कुल हार्ड पेपर है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आपको साइंस में चाहे जो पेपर आए आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले इसका क्या दे रखा है, ये है आपका विषय विज्ञान का कोड दे रखा है और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और नाम लिखना होता है। और यहाँ पे ये पेपर का कोड है। ठीक है, और यहाँ पे जिस ईयर का पेपर है 2023 और विज्ञान है। ठीक है, जैसा कि सब विषय में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, इसमें भी आपको समय 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट जो होता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है क्लास 10th साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, और 27 फरवरी को ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस वीडियो में जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा हल आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा हाल मिलेगी। अगर आप इस पेपर को देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स बिल्कुल का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सब चीजें कुछ निर्देश दे दिए जिससे कि आप स्वयं पढ़ लोगे। ठीक है, ये सब चीजें तो आप पढ़ लियोगे कि 1 घंटा बहुविकल्पी को सॉल्व करने के लिए, और जो खंड बी होता है वर्णनात्मक प्रश्न उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खंड अ में जो है आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने, दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। ठीक है, तो दे रखा अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि उत्तल अथवा समतल दोनों होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा प्रतिबिंब बने, तो दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो ये तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देर का अनंत पर कि 35 सेंटीमीटर पर कि 30 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु होता है ना वो क्या होता है 25 सेंटी पर, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ठीक है, कभी कभी दूर बिंदु भी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्रियों को जो जो लोग सफर करते हैं उनको आकाश किस कलर का दिखाई देता है। देखा काला कि नीला कि बैगनी कि हरा। ठीक है, तो उन्हें आकाश नीला कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सूत्र जानते हैं Q बराबर I इंटू टी। क्या जानते हैं, I इंटू टी। अब यहाँ पे I जो है धारा है, धारा का मात्रक जो होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो एम्पियर, और ये क्या है समय, समय का मात्रक सेकंड। क्या होता है समय का मात्रक सेकंड। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। ठीक है, तो Q जो है आपका क्या आवेश, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड आवेश Q का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। ठीक है, तो देखो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो 10 की पावर -6 होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हो 1 माइक्रो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई ठो ऑप्शन है, 2.2 ओम, 484 ओम, यहाँ पे 22,000 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सूत्र पे रखेंगे। क्या क्या दे रखा है, वोल्ट, यानी V की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे और किसकी वैल्यू दे रखा है, ये वाट दे रखा है, यानी शक्ति का मान दे रखा है 100 वाट, शक्ति यानी पावर की वैल्यू दे रखा है। और पीछा क्या हमसे, तंतु का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये चीजें हमसे पूछा गया है। तो R बराबर सूत्र होता है V का स्क्वायर बाई P। ठीक है, इसी सूत्र से आप इसको निकालोगे। V का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी 220 दो बार रहेगा, 220 गुणित 220। ठीक है, स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। P की वैल्यू कितना है 100 रख दिया, 1 0 से 1 0 रेल आ गया, 1 0 से 1 0 रेल आ गया। ठीक है, ये मतलब कट गया। कटने के बाद 22 का 22 मल्टीप्लाई करोगे आप तो 484 ओम आएगा। ठीक है, 22 22 हम 484 ओम। तो गाइस इसमें है 484 ओम, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, देखा टेस्ला होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है कि वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, तो देखो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी 3 मात्रक कभी कभी बोर्ड एग्जाम में दे देता है। पहला तो देखो इसमें जो सही ऑप्शन है वो टेस्ला है। ठीक है,
ये दे देगा, एक टेस्ला दे देगा, एक आपका दे देगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर दे देगा, ठीक है, ये दे देगा। और एक तो आपका ये देता है जो इससे निकलता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा से, ठीक है। तो यहां से बी की वैल्यू निकालोगे तो बी बराबर हो जाएगा आपका एफ अपान आई एल, ठीक है। यहां से मात्रक निकाल दो, इसका मात्रक हो गया आपका न्यूटन बल का, और इसका है धारा, और ये है क्या लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका हो गया न्यूटन एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका है मीटर। एक इस तरह से दे देगा आपको, देखो न्यूटन, ठीक है। अब एम्पियर मीटर को ऊपर भी कर सकता है, तो ये देखो क्या हो जाएगा एम्पियर, न्यूटन एम्पियर, और यहाँ पे मीटर भी ऊपर चला जाएगा मीटर, ठीक है। ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और यहाँ पे एम्पियर, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक दे देगा, और एक दूसरा कुछ दे देगा, बोल देगा कि इसमें से, ठीक है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है, कुछ और दे देगा, वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान देना है कि इसके 3 मात्रक इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वो टेस्ला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उपखंड ख आ जाता है, जो कि आपको रसायन विज्ञान से है इसके क्वेश्चन, ठीक है। दरका कि नवसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, ठंडे में दोनों के संयोग से नवसादर बन जाता है, यह अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो, जब इसको आप गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्म करने पे अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाती है, ठंडे में दोनों के संयोग से नवसादर बन जाती है, यह अभिक्रिया है। उसमें वियोजन है कि विस्थापन है, कि उसमें अपघटन है कि अपघटन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसको गर्म कर रहे, तो ये क्या हो रहा है, उसमें वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें अपघटन नहीं हो रहा, उसमें वियोजन, यानी वियोजित कर रहा है। गर्म करने पर ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, तो इसे क्या कर रहा है, वियोजित कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उसमें वियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9वां नंबर की H2S विलयन का पीएच मान है, ठीक है। तो देखो जो H2S है, ये क्या है, उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन का जब भी मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है। 0 की 7, की 7 से कम, की 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, तो दे रखा है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, OH, सी डबल OH, CHO, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 10वां है, इसका जो सी है, सी डबल OH, एसिटिक एसिड का ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है, आप इसको जानते होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, PbNO3, Pb इन ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO, ठीक है। तो आपको लेड नाइट्रेट का सूत्र आप जानते हो, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर, इस बिलियन का पीएच मान होगा, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करना। तो गाइस यहाँ पे क्या दे रखा है, OH की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, किसका, OH, यानी कि ये किसका वैल्यू है, ये, ठीक है, बिलियन में हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर, क्या दे रखा है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, इतना इसका वैल्यू दे रखा। अब इसका सूत्र जो होता है वो होता है आपका POH इक्वल, POH माइनस इक्वल माइनस log OH माइनस, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, इसका ये सूत्र होता है। अब देखो OH माइनस का ये दे रखा है वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना OH की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका POH माइनस इक्वल माइनस log, और इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻12, ठीक है। अब क्या करना है हमें, POH माइनस इक्वल माइनस log का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो माइनस log 1 हो जाएगा, या तो आप इसको इन ब्रैकेट कर सकते हो, इस माइनस को बाहर ही रख सकते हो, गुणित, अब log का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो आप log 10⁻12 ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो log 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 1 होती है। यहां से हो जाएगा आपको POH माइनस इक्वल माइनस, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, वही आ जाएगा, माइनस log
10⁻12। ठीक है, तो अब देखो एक लॉगरिथमिक है, ये जो लॉग का सूत्र होता है log m⁻n। ठीक है, ये जो सूत्र होता है n का मतलब ये जो पावर है, n का मतलब नंबर ऑफ पावर, तो n को पहले इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है n log m। ठीक है, n मतलब बाहर इधर आगे आ जाता है, ये जो पावर है, तो इसका भी जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे POH माइनस इक्वल, ये 12 इस पर आ जाएगा, यहाँ पे पहले से 12 माइनस 12 log 10। ठीक है, देखो इसके बाद जो चीजें निकल कर आएंगी आपका POH इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा log 10। ठीक है, तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। log 10 की जो वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, log 1 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा POH माइनस इक्वल 12। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई इसकी। ठीक है, अब देखो जल के आयनिक सूत्र से हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें जल के आयनिक सूत्र से। देखो ऐसा ऐसा चीजें देती है। ठीक है, आयनिक, और ये जो मॉडल पेपर मैं आपको कराऊं सबसे हार्ड में मॉडल पेपर है, आयनिक सूत्र से। ठीक है, इस तरह से लिखना है। देखो आयनिक सूत्र जो होता है इसका वो क्या होता है कि PH प्लस POH माइनस इक्वल 14। ठीक है, ये चीजें होती है, ये सूत्र है, ये क्या है, जल का आयनिक सूत्र है। अब यहाँ पे pH की वैल्यू तो नहीं दे रखा, तो इसे इसी तरह से लिख देंगे, प्लस POH की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 12। ठीक है, तो इसको हम 12 रख देंगे यहाँ पे, बराबर 14। अब देखो PH इक्वल हो जाएगा, ये प्लस में इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बराबर पक्षांतर का रूल कहता है 14 माइनस 2, 14 और ये 12 गया इधर तो माइनस, तो PH की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, एक नंबर के लिए देखो 5 नंबर इतना हमको गुणा भाग कुल सब कुछ करना पड़ा। तो देखो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होने वाला है, करेक्ट, तो यहाँ पे 2। ठीक है, ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 2 माइनस में भी दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला हमारा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है कि अमलगम होते हैं। ठीक है, अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो जो अमलगम होते हैं ना ये मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, ये कई धातुओं को मिलाकर बने होते हैं अमलगम, इसलिए ये क्या कौन सी धातु होती है, मिश्र धातु। इसके बाद उपखंड ग आ जाता है जो कि आपका जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें दे रखा है कि अनाक्सी श्वसन में बनता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा वो बनता है अनाक्सी श्वसन में एथिल एल्कोहल, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दे रखा है आपका कि पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जलानुवर्तन के, रसोनुवर्तन या रसायनानुवर्तन के, या गुरुत्वानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये जो होगा ना, ये पराग नलियों के अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है, ये होती है आपका रसोनुवर्तन या रसायनानुवर्तन के कारण। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला, ये आहार श्रृंखला दी गई है, यानी घास, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ठीक है, मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, 5 kg है। ठीक है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। चौथे का दे रखा 5 kg है, तो उत्पादन स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या क्या इसको मान लेना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दे रखा है। ठीक है, जो चौथा स्तर है ना इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 kg दे रखा है। ठीक है, देखो इसको समझ लो, ये चीजें आती है, तो इसका वैल्यू कितना 5 kg। ठीक है, इसका जो होगा 0.5 kg हो जाएगा, और इसका जब होगा 10 का मल्टीप्लाई कर दो आप 50 kg। ठीक है, इसका जब होगा 50, 500 kg। अब इसका जब होगा घास का चौथा स्तर का, तो ये 5000 kg हो जाएगा। ठीक है, इसका इसी तरह से बढ़ता है, जैसे यहाँ पे आप हमने बढ़ाया, तो ये चौथा स्तर का पूछ रखा है, तो चौथा क्या आपका घास। ठीक है,
तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, तो हमें कितना ऊर्जा उपलब्ध हुआ है 5000 केजे। कितना हुआ है ये चीजें देखो यहाँ पे 5000 केजे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना ऊर्जा उत्पन्न हो गया 5000 केजे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इजी है, महासागरों से हम कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा, क्योंकि महासागर में ज्वार उत्पन्न होते हैं। तरंग, जब ज्वार उत्पन्न होगी तो तरंग उत्पन्न होगा ही होगा। फिर महासागरीय तापीय ऊर्जा तो होगा ही, महासागर है ही है, तो ये सभी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ठीक है। तो जल में जो घुलनशील होता है वो विटामिन सी जो है वो जल में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं करता। लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण, शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, नेक्स्ट है हड्डियों और पेशियों का विकास, और डी है शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियम, ठीक है। देखो इसमें जो आपका हार्मोन्स वृद्धि होता है वो शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़े उसी का ये आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। डार्विन के अनुसार जो बताया था प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंस्करण से, उपार्जित लक्षणों से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन से, ठीक है। डार्विन कहा करते थे कि अनुसार नई प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्परिवर्तन से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कैसे ज्ञात होता है कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, देखो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, धारावाही तार कह रहा है, ठीक है। तो ये मान लो एक तार क्या है, इसमें हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। देखो जब भी धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसी को बोल रहा है कि कैसे आप सिद्ध करोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चुंबकीय सुई लेकर आओ, ठीक है। चुंबकीय सुई आप जानते हो, तो ये क्या होती है कि ये उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो यहाँ पे जब आप रखोगे सुई ना, तो वो अपनी सामान्य अवस्था उत्तर से दक्षिण स्थिति में घूम जाएगी। किस स्थिति में घूमेगी, ये जो कंपास सुई होती है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करेगी, घूम जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर ये भी आपको न समझ में आए तो आप क्या लाओ, एक इसी तरह से और भी धारा प्रवाहित तार लेकर आओ, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित किया जाए। अब इस जो कि क्या हो, घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, तो ये क्या होगा, ये भी अपनी एक निश्चित अवस्था में ठहरता है जाकर। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तार होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। देखो यही चीज हमने लिखा है कि यदि किसी धारावाही तार के निकट एक चुंबकीय सुई रखी जाए तो सुई अपने सामान्य उत्तर से दक्षिण स्थिति में घूम जाती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि धारावाही तार के समानांतर दूसरा धारावाही तार जो गति के लिए स्वतंत्र हो रखा जाए, यानी कि किसी भी अवस्था में वो घूम जाए, इसको जैसे घूमना हो, ठीक है, इसी को कहते हैं गति के लिए स्वतंत्र हो या रखा जाए, तो दूसरा धारावाही तार अपने स्थान से हट जाता है, ठीक है। हट जाता है मतलब कि उसमें क्या, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसमें भी, ठीक है। तो ये हट क्यों रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन है, ठीक है। रिपल्सन है मतलब कि विपरीत, वो जो होता है हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आकर्षण, प्रतिकर्षण है, ठीक है, प्रतिकर्षण है। दूसरा धारावाही तार अपने स्थान से हट जाता है, इससे सिद्ध होता है कि धारावाही तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, जो चुंबकीय सुई अथवा दूसरे धारावाही तार पर चुंबकीय बल को लगाता है, ठीक है। इससे ये चीजें सिद्ध हो जाती हैं, इसको आपको तैयार रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हीरा क्यों चमकता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा कहाँ पे, हीरा इसलिए चमकता है, हीरे में देखो, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांति कोण बहुत कम होता है, ठीक है। हीरे से वायु में आने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, केवल 24 अंश होता है, ठीक है, जो हीरे में से निकलती है किरण। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार, ठीक है, बार बार क्या करता है, पूर्ण परावर्तित होता रहता है। क्योंकि हीरा जो होता है ना वो कई तरह से उसमें चमकदार चीजें होती है, तो उसमें जब प्रवेश करेगा ना तो वो कभी इस दीवार से टकराएगा, कभी इस तरह छोटे से दीवार से टकराएगा, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, उसमें टकराता ही रहेगा। और बाहर कब आएगा, जब उसका मान 24 अंश से कम होगा तब, ठीक, यही चीजें है, बार बार पूर्ण रूप से उसमें परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तब ही प्रकाश हीरे से बाहर आ पाता है, ठीक है। इसी प्रकार
हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाले प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। ठीक है, हीरे के क्या होते हैं, इस तरह से जो छोटे छोटे कई ठो दिशा होते हैं, सभी में से जब प्रकाश प्रवेश करता है ना, तो किसी एक ही दिशा में से हमको दिखाई देता है, दो ही दिशा से निकलता है, जिससे इसमें क्या होती है कि हीरा बिल्कुल चमकता हुआ लगता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, तो हमें पे लिखना है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये चीजें लिख लिया। अब सवाल दिया है एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 हो तथा मोटाई 3 हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तब ये तो हमने लिख दिया कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। माना जो तार की पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो रो है। ठीक है, हम मान लेंगे कि माना तार के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो रो है। क्या है, रो है। ठीक है, इस तरह से रो का सिंबल है। तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू R बराबर रो इंटू L/A की वैल्यू कितना दे रखा है, इसका प्रतिरोध 10 ओम दे दिया। ठीक, इसके बराबर क्या दे दिया है, 10 ओम दे दिया है। ये तो इतना तो फाइनल हो गया पहला है तक। ठीक है, इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिसकी लंबाई L/3 हो तथा अब देखो ये 3A मोटाई का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल 3A हो तब प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे R1 इक्वल, इसका सूत्र रो इंटू L/A। ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू क्या दे रखा है, L/3 दे रखा है। रो का कुछ नहीं दिया तो रो को लिख देंगे। L की वैल्यू क्या है, L/3, ये हो जाएगा आपका L/3 अपान में A क्या है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 3A, तो इसको रख देंगे 3A। ठीक है, ये चीजें रखने के बाद हमें क्या करना, R1 इक्वल, यहाँ पे रो हो जाएगा और ये जो 3 है ना यहाँ पे चलाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उल्टा हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम बता दें आपको, L/3 जो है अपान में क्या है, 3A है। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और जब भी इसको हम क्या करते हैं, गुणे में करते हैं तो ये इसका उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे L/3 है गुणित्ते, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, 3A नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो L का मल्टीप्लाई L में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 में L, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 ओम आ जाएगा, और A है तो A लिख देना है। अब देखो गाइस, यहाँ पे P, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, रो इंटू L है। ठीक है, तो L लिख दिया अपान में A, और इसके बाद 9 है तो 9। देखो इसलिए हम यहाँ पे क्यों लिखा, रो L/A की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, रो L/A की वैल्यू आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे सॉरी, रो L/A की वैल्यू क्या है, 10 ओम दे रखा है। तो हम रो L/A निकल गया हमारा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितना है, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। ठीक है, या तो आप इसको देखो, यहाँ पे जो 10 होगा ना ये ऊपर होगा, 10/9। यहाँ से जब आपकी R1 की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 10/9 ओम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट किया करो। ठीक है, मैं स्लो बताऊंगा। यहाँ पे ये कैसे हुआ आप इस तरह समझ सकते हो, जब ये भाग में इस पार जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 9R1 इक्वल, यहाँ पे क्या बचा आपका, रो इंटू L/A, इसकी वैल्यू कितना है, 10 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 10 ओम। तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकालोगे, R1 इक्वल 10/के, ये गुणा में इस पार जाएगा तो भाग में 9 ओम, ये चीजें हो जाएगी। ठीक, तो इसका R1 की वैल्यू क्या आ गई, 10/9 ओम।
ये चीज होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दे रखा है कि समरूप, क्या दे रखा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए। चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, स्पष्ट एवं सचित्र उल्लेख की। वैसे ये जो क्वेश्चन आपका टोटल 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, एक पेज में लगभग। तो देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक है, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, इसको समझना है। देखो जब धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। हमने ये चुंबकीय क्षेत्र हमने प्रूव किया आगे, आपने देखा कि एक धारावाही में जब हम क्या करते हैं, जब एक तार में धारावाही चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि हमने पीछे से दिखाया। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः जब एक धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपका क्या होता है, पारस्परिक क्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप चालक पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। यह बल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम दिशा, चालक में प्रवाहित धारा और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक। सभी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। यदि एक मान लेते हैं कि यदि एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बी में स्थित एल लंबाई के एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा थीटा कोण पर विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर कार्य करने वाला आपका जो बल होगा वो एफ, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि तो ये क्या होता है, लंबाई पर, यह बाह्य बल चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम पर, परिणाम मतलब थीटा पर, दिशा पर, चालक में प्रवाहित धारा पर और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये देखो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती है तथा लगने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती है तथा लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती और बनने वाला कोण थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इन तीनों को एक साथ लिखने पर एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनल आपका बी आई एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को आप हटा दोगे तो कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट लिखते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे के लिख देते हैं, तो हो जाएगी बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र बी की भी वैल्यू पता कर सकते हो, तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू, ठीक है, बी अपने जगह पर और ये सब गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ अपान, ये सब चीजें नीचे आ जाएंगी, आई के बाद एल, इसके बाद साइन थीटा नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कोण है और आपका क्या यहाँ पे बचा बी। तो यहाँ पे ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, एफ का मात्रक होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन अपान में ये क्या है, आई मस धारा, धारा मतलब धारा का जो मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है, तो ये हो गया एम्पियर। और ये क्या है आपका एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन, इसका मात्रक यहाँ से न्यूटन, और ये एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अगर ये चीजें ना समझ में आए ना कि कैसे हुई एम्पियर इनवर्स, तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में लिख कर कमेंट बॉक्स में बताऊंगा एम्पियर इनवर्स। और यहाँ पे मीटर भी ऊपर जाएगा तो ये मीटर का भी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जब पावर 1 होता है ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाती है, इसकी भी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाता है। ये न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखा 5 सेमी लंबाई, ठीक है, तो ये ओ की वैल्यू दे दिया, किसकी वैल्यू दे दिया, ओ बराबर 5 सेमी, और इसके बाद क्या दिया, एक वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू दे रखा कितना, एफ इक्वल 20 सेमी, ठीक है। इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लेंस जो है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेमी की दूरी, यानी यू की भी वैल्यू दे दिया हमें -30 सेमी, ठीक है। वस्तु को हमेशा माइनस में रखते हैं, दूरी पर रखा जाए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना, भी बराबर क्वेश्चन मार्क और आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहां से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से। तो हमें लेंस का सूत्र क्या पता, 1/के एफ इक्वल 1/के भी माइनस 1/के यू, ठीक है, ये चीजें हमें पता है। अब सभी की वैल्यू उठाकर रख देना, सिंपल सा काम करना। एफ की वैल्यू क्या है 20 सेमी, 1/के एफ के जगह पे क्या रखना है 20 बराबर 1/के भी की वैल्यू कुछ नहीं तो भी की वैल्यू इसी तरह रहने दो,
माइनस 1/के यू की वैल्यू कितना है -30 सेमी, तो यहाँ पे रख देंगे 1/के -30 सेमी। ये चीजें तो क्लियर हो गई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखो आप 1/20 इक्वल 1/20 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1/30। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 1/20 को अपने जगह पे रहने देना है। ठीक है, जहां पे है तहां पे रहने दो। और 1/30 क्या है, प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/20। ठीक है, तो आपका 1/20 बराबर हो जाएगा, ये चीजें 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, आप इसमें से चाहो तो 60 LHS भी ले सकते हो, या आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ पे इससे ऐसे 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 आपको गुणा भाग कर 30 का 1 में करोगे तो 30 माइनस 20 का करोगे तो 20 अपान इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 600। अब यहाँ से 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, बट्टे में आपका क्या है 600, एक 6 से एक 6 रेला गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/20 बराबर 1/60। 60 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम, हो जाएगा 60 और भी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे बराबर भी, यानी कि जो भी की वैल्यू आ गई आपकी क्या आ गई 60 है। ठीक है, 60 सेमी। और यहां से हमें क्या करना, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए लेंस मान लेते हैं हम कि ये जो चीजें है ना, ये लेंस की दूसरी ओर 60 सेमी की दूरी पर रखा गया। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लेंस की दूसरी ओर 60 सेमी पर रखा गया है। ठीक है, ऐसा ही आपको लिख देना है। देखो 60 से भी दूसरी ओर रखा। अब हम आवर्धन का सूत्र जानते हैं, m बराबर होता है v/u। क्या होता है v/u। यम का जो वैल्यू होता है वो I/m बराबर क्या होता है I/o बराबर v/u। ठीक है, देखो यहाँ पे I/o रखेंगे बराबर v/u रखेंगे। I की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, I रख देंगे इसी तरह। O की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा था यहाँ पे 5 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रख देना 5 सेमी बराबर v है, तो v का वैल्यू कितना निकाले 60 सेमी, तो यहाँ पे पुट कर देना 60 सेमी। u की वैल्यू कितना है -30 सेमी, तो यहाँ पे रखना -30 सेमी। ठीक है, अब देखो क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, तो ये हो जाएगा I -30। ठीक है, इस तरह से हम कर दे रहे हैं बराबर, इसका इस तरह करोगे तो 5 छके 30 यानी 300, I बराबर 300/30 और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। इससे एक ठो कट गया, कटने के बाद I की जो वैल्यू आ गई आपकी -30, सॉरी ये 30 नहीं, यहाँ पे फिर 3 दहा में 30। ठीक है, ये क्या आ जाएगी I की वैल्यू -10 सेमी आ जाएगी। ठीक है, और ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और ऊंचाई में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा 10 सेमी और ऊंचा कितना बनेगा -10 सेमी ऊंचा रहेगा। ठीक है, ऊंचा बनेगा। ये चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचक क्या है। ठीक है, एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इस चीज को ना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगी, हम नेक्स्ट डे आपको बता देंगे। सूचक का मतलब यही होता है कि जो अपने उपस्थिति में किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं उसे सूचक कहते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6ठा, समझाइए कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साबुन क्या है, साबुन बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए। आपको इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं तैयार करवा दूंगा आपको, अथवा अगर ये चीजें नहीं आती तो मेंडलीव की प्रारंभिक आवर्त सारणी के दोष बताइए, इसका निवारण मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में किस प्रकार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपखंड ग, ठीक है, जो कि जीव विज्ञान है। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, काफी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि निषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन एवं निषेचो प्रांत पुष्प में होने वाले
परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अथवा अगर ये चीजें नहीं आती तो ये तो एकदम बिल्कुल आपका रटा रटाया क्वेश्चन होगा। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।